प्रकृति से ही हम हैं, प्रकृति से ही जीवन है। प्रकृति ने सदियों से हमारा पोषण किया है और हमारे अस्तित्व को बचा के रखा है। इसे संरक्षित रखकर, इसमें पल रहे जीव जंतुओं को सुरक्षित रखकर हम अपने पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचा सकते हैं। साथ ही अपने इकोसिस्टम में हो रहे इम्बैलेंस को भी मेंटेन करके रख सकते हैं, बैलेंस करके रख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच जो मेहमान मौजूद हैं वो 2010 बैच के IFS अधिकारी हैं सत्यजीत कुमार जी। रेहान में स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार सर। आज हम वर्ल्ड हैबिटेट डे मना रहे हैं जिसकी शुरुआत ईयर 1985 में की गई। हर साल इसे मनाने का एक नया थीम होता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस साल वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाने की थीम क्या है और इसे मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? जब ये 1985 में नैरोबी में वर्ल्ड हैबिटेट डे की उद्घोषणा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा की गई थी, तो बेसिकली आइडिया यही था कि जो हमारे जो टाउन और सिटीज़ हैं उसमें बेटर लिविंग कंडीशंस जो है कैसे प्रोवाइड कर सकें, सारे उससे जुड़े मुद्दों को कैसे टैकल करें ताकि लोगों की लाइफ कंडीशन जो है अच्छी रहे, बैलेंस्ड रहे। और ये हर साल अलग अलग थीम रही है, बट फोकस यही रहा है कि रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है उससे जुड़े मुद्दे ही, जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है या और इश्यूज़ पे भी जो इम्पैक्ट है, हमारे सॉइल पे, हमारे सोसाइटी पे, हमारे लिविंग कंडीशंस पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, ओवरऑल जो है ये वर्ल्ड हैबिटेट डे है जो इन इश्यूज़ को डिस्कस करता है। इस ईयर है जो काफ़ी अच्छा थीम है और बहुत वाइब्रेंट थीम है कि इनकरेजिंग यूथ फॉर ए बेटर अर्बन फ्यूचर, दिस इज़ द थीम फॉर दिस ईयर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं कि हमारा संजय गांधी उद्यान अभी वन्य प्राणी सप्ताह मना रहा है और हमने भी अपने जू एम्बेसडर्स के माध्यम से इन चीज़ों को शोकेस किया है कि कैसे है जो यूथ है जो अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें, बिना उनके जो ये रैपिड अर्बनाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इकोसिस्टम्स में क्या उसके इम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उसको वो बारीकी से समझें और अपना योगदान दे सकें ताकि एक बेटर फ्यूचर और बैलेंस फ्यूचर, एक सस्टेनेबल फ्यूचर है जो हमारे जनने आने वाली पीढ़ी को मिल सके। बिल्कुल। तो एक कोशिश की जा रही है युवाओं को बताने के लिए कि कितना ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों पे ध्यान देना। अगर जीवन की बात करें तो कहते हैं जीवन दो शब्दों से बना है, जीव और वन, जिसका तात्पर्य है कि जीवन तभी संभव है जब हमें वन का साथ मिले, हरियाली का साथ मिले। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे जीवन में एक अच्छा जीवन जीने के लिए वन का साथ होना, स्वच्छ पर्यावरण का साथ होना कितना ज़रूरी है? जीवन के बिना तो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, प्रकृति हमारी, इसके बिना तो जीवन की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि सभी को समझना होगा कि इनमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों का मौजूद रहना, सारी चीज़ों का बैलेंस वे में रहना, सभी वन प्राणियों को, अभी वन्य प्राणी हमारी जो सप्ताह मनाया जा रहा है, फोकस यही है कि केवल मनुष्य नहीं है, बाकी पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे जीव हैं, लाखों की संख्या में वैरायटी है। आज उन पे थ्रेट आ चुका, उनके एग्जिस्टेंस पे थ्रेट आया है। हमारे इन्हीं रैपिड अर्बनाइजेशन और बहुत सारे कारकों के चलते, हमारे एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर, जो मनुष्य जनित, मानव जनित जो गतिविधियां हैं, उनके चलते ये जो चेंजेस आ रहे हैं, तो इनको है जो समझना होगा। जीवन बिना है जो उसकी परिकल्पना की ही नहीं जा सकती है। एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है और एक बैलेंस्ड लाइफ और एक कॉन्शियस अप्रोच, क्योंकि प्रकृति ने मानव को काफ़ी समझदार बनाया है। उसमें पोज और पाउंडर की क्षमता है, वो है जो उसका एक सबसे बड़ा दायित्व है, मानव जाति पे सबसे बड़ा दायित्व है
कि सभी के एग्जिस्टेंस के लिए सभी इकोसिस्टम्स के कारकों को कैसे बैलेंस करके चले ताकि खुद को संरक्षित रख पाए और बाकी को संरक्षित रख पाए। प्रकृति, हम लोग जो कहते हैं सेव नेचर, नो, आई मीन नेचर बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग उसके बस एक नेचर इज सेविंग अस, वी कैन से नेचर इज सेविंग अस। तो आप है जो अपने आप को इस हिसाब से चेंज कीजिए, अपनी जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के जो मौलिक सिद्धांत हैं उन पे है जो मनुष्यों को आना होगा। बिना उस पर आए हुए ये है जो इट विल लीड टू डिजास्टर वन। इसीलिए पूरे भारत में 2 तारीख से लेके 8 अक्टूबर तक, 2 जी। अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर जी। तक वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है। जी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, जी। चाहूँगी कि पटना ज़ू में इस वीक के अंतर्गत क्या कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है? जी, पटना जू में वन्य प्राणी सप्ताह को लेकर काफ़ी उत्सव का माहौल है। पूरा उत्सव के रूप में है जो पूरे वीक में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यह जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है, ये लगभग पिछले पखवाड़े में स्टार्ट हुआ और 2 अक्टूबर तक है जो पूरा इंटेंसिव है जो स्वच्छता, मतलब हर तरीके से, न सिर्फ केवल प्लास्टिक, मतलब पूरे इनक्लोजर की साफ़ सफाई, वन प्राणियों के जिस बाड़े में रहते हैं उनकी साफ़ सफाई, उनका इनरिचमेंट वगैरह। इसके अतिरिक्त काफ़ी कार्यक्रम है जो आयोजित किए जा रहे हैं। 2 तारीख को हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा है जो नेचर लाइब्रेरी हमने जस्ट निर्मित किया है। काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है जिसमें बच्चे हैं जो एक समझिए कि उनकी एक प्राकृतिक की प्रायोगिक शाला है जिसमें नेचर से संबंधित चीज़ों को सीखेंगे। पूरी तरह से इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया गया है और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। बच्चे काफ़ी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। दे कैन रेज देयर ओन प्लांट, they are making seed balls, they are creating many thematic paintings, rock paintings, pencil art paintings, wood based paintings, and there are so many other things they are doing, learning there। बर्ड वाचिंग के लिए वहाँ पर उपलब्ध है बाइनोकुलर्स वगैरह, AI बेस्ड बाइनोकुलर्स है। जिनको बर्ड्स नहीं पहचानने आता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाइनोकुलर से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बहुत सारी आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं। एनीवन कैन गो देयर और उनको काफ़ी मज़ा आएगा। और देखने के साथ साथ उन्हें कई ऐसी चीज़ें भी जी, वहाँ पे जी, करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जी। जिससे वो इन सारी चीज़ों को सीख सके। क्यों? कहने का इसके मतलब- अतिरिक्त है जो जी। वाइल्ड पूरे वन प्राणी सप्ताह में काफ़ी रोचक कार्यक्रम है। इंटेंसिव विशेषज्ञों का भी कार्यक्रम है, जैसे एनिमल का न्यूट्रिशन वैल्यू जो उनके ब्रीडिंग और उनके हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है, उनका सेमिनार कराया गया है। 5 तारीख को कल यानी वर्ल्ड डॉल्फिन डे था, वो ऑर्गेनाइज काफ़ी हुआ है। बच्चों निःशुल्क बच्चों को जो ऑर्फनेज हैं, नारी गुंजन संस्था या अन्य किलकारी के बच्चे, ये सब सारे फ्री भ्रमण कर रहे हैं। गाइड के माध्यम से उनको बताया जा रहा है प्रकृति के बारे में, वन्य जीवों के बारे में। और आज भी कार्यक्रम, ये हमारी जो राज्य पक्षी गोरैया, उस पर कार्यशाला जारी है। तो ये कार्यक्रम काफ़ी विविध कार्यक्रम है जो पटना जू द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पूरी तैयारी चल रही है तैयारी सर। चल रही है, बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि सर, प्रकृति से हमें लेना कम है, उसे देना ज़्यादा है, ताकि हम आने वाले समय के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए इसे संजो कर रख सके, उन्हें भी इससे कुछ मिल सके, वो भी सीख सके बहुत कुछ। सर, अब पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो हमने देखा है कि प्रकृति ने जिस तरह से अपना स्वरूप बदला है, जिस कारण से नेचुरल डिज़ास्टर हम फेस करते हैं, सडन क्लाइमेट चेंजेस हम फेस करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन के हमारे सामने आज के समय में खड़ा है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्शंस, एक्टिविटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती है टुवर्ड्स आवर नेचर एंड एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि मानव जाति प्रकृति का सबसे सशक्त मतलब वन प्राणी है और उसमें सोचने विचारने सब चीज़ की क्षमता है। उसका कॉन्शियसनेस लेवल काफ़ी हाई है। तो बिना उसको अपने आप में, वो जब तक चीज़ों को समझेगा नहीं कि क्या चल रहा है, किस ढर्रे पे हम लोग अपने लाइफ को ले जा रहे हैं, किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है, किसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी गतिविधियों से
इस चीज़ों को उसको समझना होगा, रुकना होगा, देखना होगा कि क्या ये सही पाथ है, क्या ये हम फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आज जो होड़ मची हुई है उसमें तो यही है कि लगता है कि जीवन अब जल्दी से ये हो जाए, चाहे हम लोग को पानी की समस्या हो, चाहे हम मतलब वायु का कंडीशन हो, पेड़ पौधों की क्षति हो, वनों की क्षति हो, वन प्राणियों का एक्सटिंक्शन हो, लोग इतने सारे मुद्दे फेस कर रहे हैं। और देख ही रहे हैं आप लोग क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट। आपने देखा होगा पिछले 4-5 वर्षों से बिहार में प्रॉपर ढंग से बारिश नहीं हो रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि मानसून जो मेजर टर्फ हुआ करता था वो एमपी की तरफ शिफ्ट कर गया है, और उसके कारण है जो आपको जहाँ जो सूखे क्षेत्र थे, गुजरात, राजस्थान, वहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, और बिहार में जहाँ ज़्यादा बारिश होती थी 4-5 साल से बारिश ढंग से नहीं हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसका डेफिनेटली लिंकेजेस जो है कहीं ना कहीं एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर से ही है, मानव जनित ही समस्याएं मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इसमें सोचना पड़ेगा कि कैसे है जो हम लोग को रिस्पॉन्सिबल वे में, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेट चीज़, और महात्मा गांधी जी भी ने इस चीज़ के लिए कहा है कि अगर रिसोर्सेज की बात करें तो उन्होंने कहा है कि वी हैव इनफ फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। तो यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जितना हमें ज़रूरत है उसके लिए हमारे पास अपार है, लेकिन अगर हम लालच करते हैं तो वो लालच का तो सर कोई अंत नहीं है। आप हम और डिज़ायर करेंगे, हमें और चाहिए और चाहिए। ये सिर्फ लालच और इसकी बात नहीं है, चीज़ों को जो भी हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका एंड आउटकम्स क्या है ये समझना होगा, और उसके सारे असेसमेंट करने होंगे। बिकॉज हम लोग जब डेवलपमेंट की नीड है, डेफिनेटली ये तो हमारे जीवन का चक्र है, डेवलपमेंट तो करेंगे ही, लेकिन डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये है जो नीति निर्धारकों को समझना होगा। मतलब पर्यावरण और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। बिल्कुल, अब अगर उसमें बैलेंस नहीं बनाएगा तो डिजास्टर सून है जो विल हैपन सून। सर, डेवलपमेंट की बात की अभी आपने, सर अर्बनाइजेशन वो भी एक बहुत बड़ा हमारे सामने एग्जाम्पल है। डेवलप तो हम हो ही रहे हैं, बट डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हमें इम्पैक्ट कर रहा है। हम ह्यूमंस को इम्पैक्ट तो कर ही रहा है, साथ ही साथ पृथ्वी पर रह रहे लाखों हज़ारों जीव जंतुओं को भी इम्पैक्ट कर रहा है। सर, इसके बारे में जानना चाहेंगे। साथ ही सर, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जो विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं, उनके रखरखाव और उनके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जिस हिसाब से हमारी डेवलपमेंटल नीड्स हैं आज के डेट में, और लोगों के एस्पिरेशंस जो डेवलपमेंट के प्रति है, तो इतनी सारी चीज़ें का ग्रोथ हो रहा है। रैपिड रोड्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, आवास बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली आपका लैंड यूज जो है काफ़ी है जो चेंज हो रहा है। कितने मैसिव है जो ग्रीन कवर, और ये अब आपका एग्रीकल्चर जो एरिया है काफ़ी श्रिंक हुआ है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। मैं विभिन्न प्रमंडलों में मैं रहा हूँ, मैं देखा हूँ कि रोड्स का एक्सपेंशन हो रहा है या कोई पाइपलाइन जाना है, तो जंगलों से वो गुजरते हैं, तो काफ़ी है जो पेड़ों की क्षति होती है। हम लोग के स्तर पे काफ़ी है जो प्रयास किया जाता है। यहाँ तो बिहार में इस मामले में काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे काफ़ी है जो पॉजिटिव ये रहता है कि पेड़ों की क्षति न्यूनतम से न्यूनतम हो। इसीलिए यहाँ पर बिहार में ट्री प्रोटेक्शन प्लान है। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है तो एक ट्री प्रोटेक्शन प्लान ज़रूर है जो प्लेस में रहता है कि कैसे से कैसे उस क्षति को मिनिमाइज किया जाए। अगर छोटे आकार के पेड़ हैं तो उनको ट्रांसलोकेट कर दिया जाए, अगर संभव है तो रोड की कुछ अलाइनमेंट चेंज कर दी जाए या एक्सेंट्रिक अलाइनमेंट कर दिया जाए। एक ही तरफ है जो एक्सपेंशन हो, दूसरी तरफ के पेड़ बच जाएं। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं जो है जो इनके माध्यम से हम लोग उस क्षति को, लेकिन बहुत इफेक्टिव प्रयास है। मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। जब मैं जमुई में था तो लगभग 80 से 100 वर्ष पुराने आम के पेड़ थे दोनों तरफ, और बीजू आम के लोकल प्रजातियाँ जो अब नहीं मिलती हैं। आपको ज़्यादा मालदा मिल जाएगा, जो आप खाते हैं मोस्टली वो मिल जाएगा, बट छोटे छोटे आम, बीजू आम के पेड़ जिनका टेस्ट यूनिक होता है, जिन पे हमारे पशु पक्षी काफ़ी फीड ऑन करते हैं, रहते हैं उसमें,
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पेड़ थे। तो वहाँ पर है जो ये सर्वप्रथम मेरे द्वारा यह इंटरवेंशन किया गया कि इसको बचाना है, कैसे बचाएं। अब ये रोड तो चौड़ा होगा, देवघर से पटना तक ये रोड जाना था, तो देवघर के पास, चकाई के पास ये एरिया था जहाँ पर लगभग है जो 600-700 आम के पेड़ होंगे, वो काफ़ी पुराने। तो उसमें दोनों तरफ एक्सपेंड करने का स्पेस था, तो मेरे सुझाव को माना भी गया और एक तरफ है जो इसका है जो एक्सपेंशन किया गया। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो जैसे आपने बताई रेयर वेराइटीज़ हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रेयर वेराइटीज़ जो हमारे जंगल में पाए जाते थे, इंडिजिनस वेराइटीज़, वो है जो हम लोग नहीं लगा रहे हैं आजकल हम लोग इंडोर प्लांट्स और ये सब तो लगा ही रहे हैं, लेकिन समय है कि हम लोग अपने जो स्पीसीज़ हैं वो काफ़ी हमारे वातावरण और उसके हिसाब से अनुकूल थे। तो इसके लिए हमारे विभाग में बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, जैव विविधता प्राधिकरण है, वो इन पे काफ़ी काम कर रहा है। उनकी नर्सरियाँ डेवलप करने के लिए सोचा जा रहा है। सीड बैंक पे भी काम किया जा रहा है कि वैसे स्पीसीज जो विलुप्त होने के गार में हैं, उनको संरक्षित करने सर, का दरअसल प्रयास। हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है सर। अगर बिहार की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बहुत रिच है। इकोसिस्टम जो है उसे मेंटेन करना हम सब के लिए ज़रूरी है। हम सबको आगे बढ़ के प्रयास करना है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति या एक इंसान के बस की बात नहीं है। सब मिलकर आगे बढ़े तो शायद हम आने वाले समय के लिए अपने प्रकृति को बचा कर रख सकते हैं, संजो कर रख सकते हैं। सर, कार्यक्रम में आने के लिए, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब आपके फीडबैक्स जानने का वक्त हो चला है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो शक्ति, कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है। दर्शकों, चलते चलते आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी को जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज़ कुछ अच्छा याद करते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियाँ शक्ति, और मैं भी कुछ अपनी तरफ से पंक्तियाँ जोड़ना चाहूँगी। ये जीवन हमें एक बार मिलता है, इस खूबसूरत से तोहफे को फिक्र के साए में, चिंता के साए में ना गुजरने दें। इसे खुलकर जीने दें, खुलकर सांस लेने दें। इसी के साथ अब हमें इजाज़त दें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार। सके दर्शकों, जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हम ये जान सके कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो फटाफट उठाए पेन कॉपी, नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही साथ हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ अनामिका, हमें इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय पर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार।